Okay, so today we will be talking about the question that were asked in the 2023 in Science and Technology portion. All right. So पहला क्वेश्चन है एक्सट्रीमोफाइल्स में एक्सट्रीमोफाइल्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट राइट. पहला स्टेटमेंट है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन द एनवायरनमेंट्स विद टेम्परेचर्स अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. Second है some microorganisms can grow in the environment with temperatures below the freezing point of water. Third है some microorganisms can grow in a highly acidic environment with a pH below 3. Okay, so those organisms that can survive in the extreme temperatures or extreme environment that is called as they are called as the extremophiles. So microorganisms की बात करें तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस ये हो सकते हैं, राइट. तो तीन तरीके के एक्सट्रीमोफाइल्स में इन्होंने बात किया है. थर्मोफाइल्स की बात किया है, साइक्रोफाइल्स की बात किया है और एसिडोफाइल्स की बात किया है, राइट. बच रहे हैं बाकी के तीन. अगर फ्यूचर में कभी क्वेश्चन बनता है तो इन तीनों में भी सवाल आ सकता है, राइट. एल्कलीफाइल्स जो कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, हेलोफाइल्स जो कि साल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, और मेटलोफाइल्स जो कि दोज बैक्टीरिया व्हिच कैन ग्रो ऑन द मेटल्स, राइट. मेटल लविंग होंगे, राइट. ये सवाल पूछ सकता है. तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा. एक्सट्रीमोफाइल्स को याद रखिएगा. सेकंड स्टेटमेंट है विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट. फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर द इंटरनल कंबशन. सेकंड, इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन. थर्ड है इट कैन बी यूज्ड इन ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स. ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात इन्होंने किया है. तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यह हुआ कि ऐसा हाइड्रोजन, राइट, जिसका प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हुआ है. यानी कि ग्रीन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमने कन्वेंशनल फ्यूल को यूज नहीं किया हुआ है जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं. तो चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे वो ग्रे हाइड्रोजन हो या ब्लू हाइड्रोजन हो, उसका कंपोजिशन तो रहेगा. नो, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो यही कंपोजिशन तो सेम है, बट प्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग है. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन के एप्लीकेशन को याद रखेंगे तो आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है. और हाइड्रोजन वही हुआ, उसकी एप्लीकेशन भी, चाहे वो ग्रे हाइड्रोजन हो, ग्रीन हो और ब्लू हो, प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट है, बट उसका जो जो एप्लीकेशन है वो सेम होगा. अरे, ये कहने का मेरा मतलब है. तो हम अगर यहाँ पे बात करें फॉर एग्जांपल जैसे एनर्जी, तो डायरेक्ट एनर्जी के प्रोडक्शन में, है ना. डायरेक्ट एनर्जी का प्रोडक्शन मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में ये एज ए फ्यूल काम करते हैं एंड दैट हाइड्रोजन फ्यूल विल प्रोवाइड एनर्जी. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में चाहे वो एरोप्लेन का हो, शिप्स का हो, ट्रेन का हो, बसेस, कार का हो या स्पेस साइंसेज में हो, if they are being used as a fuel for the purpose of the transportation, right, so that will be called the direct use, directly यूज हो रहे हैं. सेकेंड यूज है फ्यूल प्रोडक्शन में. यहाँ पे इसका जो है हाइड्रोजन का इनडायरेक्ट यूज हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूल यूज हो रहा है किसी दूसरे फ्यूल के प्रोडक्शन में, राइट. तो ये एक तरीका इनडायरेक्ट यूज हुआ, राइट. जैसे बायोडीजल को बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन का फ्यूल लगना है उस बायोरिएक्टर में, राइट. एक बायोरिएक्टर है जहाँ पे हम बायोडीजल बनाते हैं, उस बायोरिएक्टर को चलाने के लिए हम हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करते हैं, तो इनडायरेक्ट यूज हो गया. थर्ड है फीड स्टॉक का. फीड स्टॉक का मतलब ये हुआ कि नाउ हाइड्रोजन इटसेल्फ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन का यूज रॉ मटेरियल की तरह कर रहे हैं, ठीक है. इट इज बीइंग यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल. तो इन तीनों में तीनों सेंटेंस ये सही हो जाएगा. ओके, नेचुरल गैस को ब्लेंड कर सकते हो, हाँ. फ्यूल सेल को हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज हम व्हीकल को रन करने में कर सकते हैं. इंटरनल कंबस्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे व्हीकल्स हैं ना, जो भी व्हीकल्स हैं, कार, बसेस, बाइक्स, हम सारे जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन का यूज करते हैं. एक्सटर्नल कंबस्शन का यूज जैसे स्टीम इंजन में हम पहले किया करते थे, राइट. तो तीनों सेंटेंस इसमें से सही हो जाएंगे. थर्ड क्वेश्चन है वोल्बैकिया मेथड. वोल्बैकिया मेथड क्या है? वोल्बैकिया एक तरीके की बैक्टीरिया है, राइट. और ये बैक्टीरिया जनरली इंसेक्ट में पाई जाती है. जब भी वोल्बैकिया बैक्टीरिया किसी भी इंसेक्ट में पाई जाएगी, वो मेल को वीक कर देती है, राइट. वीक का मतलब ये हुआ कि उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को वीक करती है. तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि ये मेल मेटिंग तो कर सकता है, राइट. मेटिंग तो कर सकता है, बट
कि मेटिंग से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसकी हैचिंग नहीं होगी, राइट, उसकी हैचिंग नहीं होगी, यानी कि मेटिंग होगा, अंडे भी पैदा होंगे बट अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो इस टेक्निक का यूज, इस वोल्वैकिया का जो नेचुरल मेथडोलॉजी है, नेचुरल जो इसकी एक्टिविटी है उसका यूज साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या किया कि वोल्वैकिया को इंट्रोड्यूस कर दिया मॉस्कीटो के एग्स में। सपोज यहाँ पे मॉस्कीटोज ने एक वाटर बॉडी है, वहाँ पे उन्होंने अंडे दे रखे हैं, उन अंडों में हमने वोल्वैकिया को इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रो इंजेक्शन, राइट। माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस से वोल्वैकिया को इंट्रोड्यूस किया मॉस्कीटो एग में, राइट। अब जो यहाँ से मॉस्कीटो एग से जो भी बच्चे पैदा होंगे ये स्टेराइल होंगे। स्टेराइल इन द सेंस कि ये मेटिंग तो कर पाएंगे बट जो भी अंडे इनसे पैदा होंगे ये इनकी हैचिंग नहीं होगी, दे विल नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, राइट। तो बहुत सारे मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, राइट, चिकनगुनिया हो गया, राइट। इन सारे डिजीज को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन पोजीशन पे जाके यहाँ पे एग्स जो है, एग्स दे आर नॉट एबल टू हैच। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। फोर्थ क्वेश्चन है एरियल मेटाजीनोमिक्स से। एरियल मेटाजीनोमिक्स, एरियल का मतलब हो गया एयर, राइट। मेटा का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ग्रुप्स और जीनोमिक्स का मतलब जीनोम से रिलेटेड है, राइट। तो अगर हम एक सर्टेन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करते हैं जीनोम की, राइट, पर्टिकुलर ग्रुप के जीनोम की स्टडी करते हैं तो उसे मेटाजीनोमिक्स बोलेंगे, राइट। ट्रेडिशनल जीनोमिक्स क्या करता था, वो इंडिविजुअल के जीनोम की स्टडी करता था, राइट। जैसे ह्यूमन इंडिविजुअल हो गया या कोई इंसेक्ट एज ए इंडिविजुअल हो गया, तो उस ट्रेडिशनल जीनोमिक्स में हम इंडिविजुअल जीनोम की बात करते थे। अभी मेटा जीनोमिक्स की बात करते हैं, यानी कि एक सर्टेन पॉपुलेशन है उसके सारे जीनोम को इकट्ठा कर लिया और उसकी स्टडी करते हैं। एरियल मेटा जीनोमिक्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एयर में बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, है ना, तो हम किसी एक बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर वायरस को नहीं चूज करेंगे, हमें उसके पॉपुलेशन को चूज करेंगे और उनके सारे पॉपुलेशन की स्टडी करके, उनके जीनोम की स्टडी करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डिजीज को कैसे स्प्रेड करते हैं, या जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो उनके जीनोम को हम कलेक्ट करते हैं, सैंपल को, और उनकी स्टडी करते हैं। इसे बोलोगे एरियल मेटाजीनोमिक्स। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, stimulating stem cells to transform into functional tissues, promoting clonal propagation to horticultural plants, assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in the population. Okay. तो सबसे पहले माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का एक बेसिक समझ लीजिए, यू विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो माइक्रोसैटेलाइट पढ़ने के पहले इसमें देखिए एक टर्म यूज हुआ है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, सन के अराउंड जो प्लेनेट घूम रहा है उसे सैटेलाइट बोलते हैं, राइट। इन प्लेनेट को हम सैटेलाइट ऑफ सन बोलेंगे। सिमिलरली जैसे एक मेन सिटी होती है, जैसे दिल्ली सिटी है, उसके चारों तरफ सैटेलाइट सिटी डेवलप हुई हैं, जैसे गुड़गांव, राइट, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे सिटीज को बोलेंगे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मतलब ये हुआ कि ये मेन सिटी से डिफरेंट है, राइट, उनके चारों तरफ है बट मेन सिटी से डिफरेंट है। सिमिलरली सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं, उनको सैटेलाइट ऑफ सन बोलेंगे। इनकी ओरिजिन तो सेम है, कहीं ना कहीं ये इनसे कनेक्टेड है बट इनसे डिस्टिंक्ट वो दिखते हैं, ठीक है। इनकी ओरिजिन तो सेम है, जैसे सन और प्लेनेट की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? सेम गैसेस क्लाउड से हुई है, बट ये डिस्टिंक्ट है कैरेक्टर में, दिखते अलग है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में क्या है कि एक फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा क्रोमोसोम है, राइट। अब हम अगर क्रोमोसोम को ब्रॉडर पिक्चर देखें तो क्रोमोसोम देखेंगे कि इसमें हमारा डीएनए मटेरियल पैक्ड है, राइट। डीएनए मटेरियल हमारा क्रोमोसोम में पैक्ड है। ये हमारा ये जो है ब्रॉडर पिक्चर है, इसको हम थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो डीएनए में ऐसे दिखेगा। ओके, नाउ अब इसमें डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं नॉर्मली, राइट, दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड में एक बेस पेयर, दूसरे में दूसरा बेस पेयर, दोनों को मिला के बोलेंगे हम बेस पेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, राइट, डीएनए में
डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में बेस पेयर से कनेक्टेड है, ये हमें बताना था। ठीक है, अब देखिए, अब इसी क्रोमोसोम में कुछ ऐसे रीजन हैं, स्पेशली जो टीलोमेयर्स, जो टेल एंड है इसका, टेलोमेयर्स बोलते हैं, और बीच में जो सेंट्रोमेयर बोलते हैं इसको, इसमें कुछ ऐसे रीजन हैं या और कुछ इंटरस्पेस्ड रीजन भी हैं, राइट, जो कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, इसको साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। तो ये पता लगा कि इन डेंस रीजन में कुछ नो बेस पेयर ऐसे हैं जो कि रिपीटेटिव हैं, जैसे एटी एटी एटी, इनको बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए, राइट, रिपीटेटिव डीएनए। और चूंकि ये एक दूसरे के बगल में है, राइट, बिसाइड्स हैं, आगे पीछे हैं, साइड बाय साइड हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे टैंडम रिपीटेटिव डीएनए, राइट, टैंडम मतलब बिसाइड, टैंडम रिपीटेटिव डीएनए हो गया, यानी कि जो डेंस रीजन है यहाँ पे क्या है, रिपीटेटिव डीएनए है, राइट। अब इसी रिपीटेटिव डीएनए को हमने बोल दिया सैटेलाइट डीएनए, राइट, इसी डीएनए को बोल दिया हमने सैटेलाइट डीएनए। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, अब इस सैटेलाइट डीएनए के 2 टाइप हैं, एक है मिनी सैटेलाइट, दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। ओके, मिनी सैटेलाइट में जो करीब करीब 100 बेस पेयर होते हैं वो एक रिपीट होते हैं बगल बगल में, राइट, करीब 100 बेस पेयर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा TAG ATG C, राइट, तो यही सेम सीक्वेंस हमने यहाँ पे भी लिखा। इसका मतलब ये हुआ, ये करीब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ये है, करीब ये 100 होते हैं ना, हमने 11 लिखा है, तो ये 100 बेस पेयर होंगे करीब, राइट, तो ये 100 बेस पेयर, सिमिलर बेस पेयर यहाँ पे रिपीट होंगे, यहाँ पे रिपीट होंगे, इसको बोलेंगे मिनी सैटेलाइट। बट माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं, उनमें 2 से 6 बेस पेयर ही रिपीट होते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 80 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में ये डिफरेंस है कि मिनी सैटेलाइट में ज़्यादा बेस पेयर होंगे और माइक्रो सैटेलाइट में कम बेस पेयर होंगे, बट रिपीट दोनों होंगे, दोनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू ओरिजिनल डीएनए, ठीक है, ये हो गया। तो सैटेलाइट क्यों बोलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट ये है, सैटेलाइट का मतलब ये हुआ कि चूंकि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम, राइट, this is the part, these repetitive DNA are the part of the chromosome but they are looking different, right, जैसे कि सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, they were the part of the same origin, यानी कि सेम गैसेस क्लाउड से बने थे, बट दे आर लुकिंग डिस्टिंक्ट। उसी तरीके से these tandem repetitive DNA, though they are the part of the same chromosome but they are looking different, that is why they are called as the satellite DNA, है ना, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सैटेलाइट डीएनए इसलिए बोला गया है इसको। अब इसका यूज कहाँ पे है, राइट, एक चीज और, इन्हीं सैटेलाइट डीएनए को हम VNTR भी बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए को हम बोलते हैं VNTR, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, राइट, VNTR को बोलेंगे VNTR, राइट, इसको बोलेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, राइट। तो हमने आपको टैंडम रिपीट का मतलब समझा दिया। अब वेरिएबल नंबर क्या है, ये है डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, ओके, डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, इसे बोलेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो सैटेलाइट डीएनए या VNTR का कहाँ यूज है, पहला है डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग में। सपोज कोई क्राइम हुआ है, कहीं कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन से हमने सैंपल कलेक्ट किया और कोई सस्पेक्ट है, उनसे हमने डीएनए मैच कराया, तो हम पूरे जीनोम, अगर हम सस्पेक्ट को जो है आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हम पूरे जीनोम को हमें सीक्वेंस करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं कि VNTR को ही हम मैच करा देते हैं, राइट, VNTR को अगर हमने मैच कराया तो वो सस्पेक्ट को हम सस्पेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग, ओके। तो rather than sequencing the whole genome, we only sequence the VNTR। दूसरा ये है कि डिजीज ट्रैकिंग में, सपोज एक VNTR रीजन है, जब सपोज एक जीन है जो कि डिफेक्टिव है ना, सपोज एक जीन है जो कि डिफेक्टिव है, उससे लगा हुआ एक VNTR है, राइट, ये डिफेक्टिव जीन है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल डिजीज, फॉर एग्जांपल, राइट। अब ये VNTR इससे लगा हुआ है, राइट, तो
और VNTR की इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है कि ये अपने पेरेंट्स से ये चिल्ड्रन में इनहेरिट हो रहे होते हैं। तो अगर पेरेंट को कोई डिजीज है तो चिल्ड्रन में भी डिजीज आएगी, लेकिन उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो तरीका है कि चिल्ड्रन की पूरे जीनोम की हम सीक्वेंसिंग करें, राइट, जो कि डिफिकल्ट है। दूसरा तरीका है कि ऐसा जीन जो कि डिजीज कॉज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग करें, वो डिफिकल्ट है। दूसरा तरीका है कि जो ये डिजीज कॉजिंग जीन है उसके बगल में एक VNTR स्पेसिफिक होता है, राइट, VNTR होगा, उस VNTR को हम आइडेंटिफाई कर लें, राइट, वो एक तरीके का सिग्नल होगा, राइट, वो स्पेसिफिक है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक VNTR स्पेसिफिक होगा। हम अगर हम उस VNTR को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ये पता लगा लेंगे कि हमारे चिल्ड्रन में वो पर्टिकुलर डिजीज आ रही है या सिकल सेल एनीमिया डिजीज आ रही है कि नहीं आ रही है, इनहेरिट हो रही है कि नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो VNTR एक्ट एज ए सिग्नल की तरह काम करते हैं। ये कैसे? इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। VNTR जैसे ये अगर सिकल सेल डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है तो VNTR इससे जुड़ा हुआ VNTR भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, ठीक है। और ये विजिबल होते हैं, हाईली डेंस हैं। अगर VNTR को हमने पहले देख लिया तो ये ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा कि ये डिजीज फ्रॉम वन पेरेंट टू चिल्ड्रन कैरी आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, इनहेरिट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें चूंकि ये पेरेंट टू चिल्ड्रन में आ रही है तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसका काम आ सकता है ना, इसका ये काम आ सकता है, ठीक है। फौना की बात हो रही है, फौना मतलब प्लांट। तो जैसे इनहेरिटेंस होता है एनिमल्स में, सिमिलरली फौना में भी यानी कि प्लांट में भी इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलरोमीटर पे, राइट। तो इन्होंने कहा कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन which results in the deployment of airbags in all almost instantaneously. Second है detection of accidental free fall of a laptop toward the ground which results in the immediate turning of the hard drive. Third है detection of the tilt of the smartphone which result in the rotation of the display between portrait and landscape modes. तो इन्होंने कहा कि इन तीनों में एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी। तो एक्सेलेरोमीटर है ना एक चिप की तरह काम करता है। तो कहीं भी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज होगा तो एक्सेलेरोमीटर ये आइडेंटिफाई कर लेता है, ओके। तो मूवमेंट स्पीड को आइडेंटिफाई करता है। शेकिंग यानी मोबाइल को अगर आप शेक कर रहे हैं या आप कार में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ये एक्सेलेरोमीटर इसको आइडेंटिफाई करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप हिल्स पे चले गए हैं, वहाँ पे ग्रेविटी वेरी करती है, राइट, ऊंचाई पे जाने पे। वाइब्रेशन हो रहा है, आप मोबाइल लेके अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, वाइब्रेशन हो सकता है। तो ये सारा फंक्शन एक्सेलेरोमीटर आइडेंटिफाई करता है। तो तीनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन द रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। तो इन्होंने लिखा कि बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, ओके। सेकंड है बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ओके। थर्ड है बायोफिल्टर्स इंक्रीजेस फास्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, ओके। तो बायोफिल्टर का मतलब ये हुआ, बायो वर्ड आया तो इसका मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज यहाँ पे हो रहा है। सपोज एक फिश है, यहाँ पे इसने वेस्ट जनरेट किया, इसको एक्सक्रीटा बोलते हैं। एक्सक्रीटा क्या होगा, अमोनिया या अमोनियम रिच होता है और ये टॉक्सिक होता है, राइट, टॉक्सिक होता है। अब इसका करना क्या है, तो यहाँ पे हम एक बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। एक और बैक्टीरिया होती है जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोबैक्टर, राइट। नाइट्रोबैक्टर इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये हार्मफुल नहीं होता है, ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है। तो बायोफिल्टर का मतलब ये हुआ कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का यूज करके ये जो टॉक्सिक अमोनिया है इसको हम नॉन टॉक्सिक नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यही इसका प्रिंसिपल है। तो हमने यहाँ पे एक फिश टैंक लिया जिसमें हम एक्वाकल्चर कर रहे हैं या फिश को ग्रो कर रहे हैं या उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। यहाँ से
यहाँ से पॉसिबल है फिश टैंक से कि यहाँ पे अमोनिया या स्क्रीटा होगा, उसमें अमोनिया होगा, इसमें उसमें होगा अमोनियम, अमोनिया भी हो सकता है, अमोनियम भी हो सकता है, इसमें फास्फोरस भी हो सकता है। तो जो भी फिश का एक्सक्रीटा होता है वो न्यूट्रिएंट रिच रहता है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन है, उसमें फास्फोरस है, राइट। अब उसको हमने क्या किया, पहले इन्होंने मैकेनिकल फिल्टर लगाया हुआ है। मैकेनिकल फिल्टर होता है नॉन बायो फिल्टर है। मैकेनिकल फिल्टर सॉलिड को रिमूव करता है, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें सॉलिड पार्टिकल जो भी है उसको ये रिमूव करता है। कौन? मैकेनिकल फिल्टर। सॉलिड पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे। स्केल हो सकता है, फिश का स्केल हो सकता है, राइट। तो वो क्या करेगा कि जो सॉलिड एक्सक्रीटा है या बाई प्रोडक्ट्स हैं या नो फिश के जो भी एक्सक्रीटा है वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में अगर आ रहा है, नो सेडिमेंट्री फॉर्म में आ रहा है, तो उसको मैकेनिकल फिल्टर पहले रिमूव करेगा। फिर अभी भी हमारे पास क्या है? बायोफिल्टर है। यहाँ पे हमारे पास है अमोनिया, अमोनियम। इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें? नाइट्रेट में, जो कि लेस हार्मफुल है। ओके। फिर डिगैसर होता है, यहाँ से गैसेस को निकाल दिया जाता है, राइट। ऑक्सीजन इसमें फर्दर एंट्री होती है। यूवी, कोई अगर बैक्टीरिया का यूज, कोई अगर बैक्टीरिया हार्मफुल है तो उसमें, या वायरस हार्मफुल है तो यूवी रेज को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें म्यूटेट होकर वो ऑटोमेटिकली किल हो जाती है। फिर से ये फ्रेश वाटर इसमें इस टैंक में आ जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम इसमें दो बैक्टीरिया ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफिड्स, राइट। सेफिड्स, नेबुली और पल्सर्स। तो अगर हम एक स्टीलर एवोल्यूशन की बात करें, यानी कि स्टीलर एवोल्यूशन मतलब स्टार का एवोल्यूशन है, स्टार का कोई एवोल्यूशन अगर की हम बात करें कैसे होता है, तो स्टार, स्टार का मतलब जैसे हमारा मॉडर्न डे जो सन है उसको हम एक स्टार बोलेंगे, उसका कैसे एवोल्यूशन हो रहा है। तो एक स्टार कैसे, सन का फॉर्मेशन कैसे होता है? एक नेबुला होता है, नेबुला। नेबुला क्या होता है? जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट होता है ना। इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, राइट। ये डस्ट है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक बहुत बड़ा गैस का क्लाउड है, उस क्लाउड में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो बनाता है मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार, अभी जो हमारा सन है वो इस पोजीशन पे है, मेन सीक्वेंस स्टार की पोजीशन पे है। मेन सीक्वेंस स्टार के बाद जब ये हाइड्रो, इसमें सन में क्या हो रहा होता है कि H प्लस मिलके बनाते हैं हीलियम 2H प्लस, राइट, और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फिर बनता है रेड सुपर जायंट, फिर बनता है सुपरनोवा, फिर बनता है न्यूट्रॉन स्टार। ओके। रेड सुपर जायंट जब बनेगा तो इसमें जो ये H प्लस आयन है ये डिप्लीट हो जाते हैं, लगभग खत्म होने वाले रहते हैं, राइट। उसके बीच की जो स्टेज है इसको बोलते हैं सेफिड्स। सेफिड्स में कुछ कुछ H प्लस अभी भी रह गए हैं जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे, हीलियम बनाएंगे और वो ब्राइटन होंगे, राइट। तो जब H प्लस मिलेंगे, हीलियम बनाएंगे तो ब्राइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ब्राइटन होंगे, ग्लो करेंगे। जब H प्लस नहीं कर रहे होंगे आपस में रिएक्शन या कम मात्रा में है तो ऑब्वियसली कम रिएक्शन होगा, और नहीं करेंगे तो कभी कभी वो डिम भी हो जाएंगे। तो जो ये इंटरमीडिएट स्टेज है 1 से 100 दिन की सेफिड्स की, उसे बोलेंगे ट्रांजिशन फेज। इसमें H प्लस बहुत ही कम मात्रा में है, जब कभी भी जो भी थोड़ी सी मात्रा बची हुई है वो अगर आपस में रिएक्शन करती है तो वो ब्राइटन होगा, राइट। इसे बोलेंगे सेफिड्स की स्टेज, राइट, सेफिड्स बोलेंगे इनको। ओके। तो हमारा जो मेन सीक्वेंस स्टार है सन, ये बिलियन ईयर्स इसकी एज है, बट सेफिड्स की जो एज है वो कुछ ही दिनों की है, 1 से 100 दिनों की होती है नॉर्मली, राइट। इसके बाद रेड सुपर जायंट होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टार इसके बीच में बाद होता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार रैपिडली रोटेट कर रहा है तो इसे बोलेंगे पल्सर, राइट। अगर इफ दिस न्यूट्रॉन स्टार इज रैपिडली रोटेटिंग, that will be called as the pulsar. Okay, so that is why I have written here every pulsar is a neutron star. ठीक है, एवरी पल्सर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन स्टार रोटेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट उनको न्यूट्रॉन स्टार ही बोलेंगे। बट अगर उनका रैपिड रोटेशन हो रहा है तो उनको पल्सर बोलेंगे। ओके। तो यहाँ पे देखिए सेफिड्स और नेबुले दोनों
क्रॉसली कनेक्टेड है। पल्सर में न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। तो हमने यही बताया अभी। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? ओनली वन। ओके, ठीक है, ओनली वन ही इसमें सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की बात किया गया है इसमें, है ना। तो इन्होंने लिखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड at subsonic speed throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Second है, Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile. ओके, तो मैं आपको बताऊं इसमें, जैसे जैसे ये है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता है, राइट। तो यानी कि इनिशियल यहाँ पे लॉन्च करिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट दीजिए, ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशन का यूज करके ये ग्रेविटी का यूज करेगा और टारगेट को हिट कर देगा। बट क्रूज मिसाइल्स क्या है? क्रूज मिसाइल्स का पाथ पैराबोलिक नहीं है, इसमें मैन्यूवरिंग की जरूरत है और इसमें जेट इंजन का यूज करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में हम रॉकेट का यूज करते हैं, राइट। उसका एक पर्टिकुलर सेट पाथ है, थोड़ा सा बूस्ट देने के बाद पैराबोलिक पाथ को ग्रेविटी का यूज करके टारगेट को हिट करता है। बट क्रूज मिसाइल में ग्रेविटी का यूज नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्यूल या एनर्जी की जरूरत है, जिसमें हम जेट इंजन का यूज करते हैं, राइट। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, जो ब्राह्मोस है, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जो अग्नि 5 है ये ICBM है, राइट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोनों सेंटेंसेस में गलत है, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में गलत है। ऑलराइट, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।